गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चर्चा करेंगे 3.3 का, जिसमें से है कि माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में पद्य के समावेशन की उपयोगिता, और इसमें और भी है कि पद्य शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। जैसे हमने 3.1 में बात किया था गद्य शिक्षण की उपयोगिता, और 3.2 में था गद्य शिक्षण की विधियां। वैसे ही 3.3 में पद्य शिक्षण की उपयोगिता और पद्य शिक्षण की विधियां, ये दो चीज़ पढ़नी है। तो आज हम बात करेंगे कि पद्य शिक्षण की क्या उपयोगिता है, जो आपका है कि माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में पद्य के समावेशन की उपयोगिता, यानी कि पद्य को हम क्यों पढ़ाते हैं। वो हमने गद्य की बात कर ली थी, गद्य को क्यों पढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं कि पद्य को क्यों पढ़ाया जाता है। तो दो चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ी जाननी जरूरी। एक तो ये है कि पद्य एक होता है, एक कविता। तो क्या पद्य और कविता एक ही है या अलग अलग है? तो वैसे एक सामान्य व्यक्ति के बात करें तो हम कहते हैं कि एक ही बात है पद्य और कविता। लेकिन एक हिंदी भाषिक की दृष्टि से देखें तो आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा अंतर होता है। पद्य और कविता में क्या अंतर होता है? पद्य क्या है कि पद्य एक बड़ा टर्म है। वो पद्य के अंतर्गत कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो तो पद्य का एक भाग कविता है। वो जैसे पद्य में एक छंदोबद्ध रचना होती है। छंद आप पढ़े होंगे, तो मैं फिर कराऊंगी, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपका हिंदी भाषा वो साहित्य का नहीं है कि हमें डिटेल में पढ़ा जाए। मैं संक्षेप में आपको ये जानना है कि पद्य और कविता में क्या अंतर है। तो आप कह सकते हैं कि पद्य है एक छंदोबद्ध रचना होती है, और कविता छंदोबद्ध हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये थोड़ी सा अंतर ये है इसमें पद्य और कविता में। हो लेकिन हम यहाँ मान के अगर चलें एक ग्रास रूट व्यक्ति के रूप में, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा एक अंतर नहीं मानते हैं। तो हम कविता को कभी पद्य यूज करते हैं, पद्य को कभी कविता। लेकिन एक बेसिक चीज़ जानने से कि यही अंतर है कि पद्य में छंदोबद्ध रचना होती है, लेकिन कविता छंदोबद्ध रचना नहीं है। वो तो क्या है, अगर हम कविता जाए कि अब बात की क्या कविता की क्या परिभाषा है, किसे कविता कहते हैं, वो पद्य किसे कहते हैं। अब बहुत सारी कवि परिभाषाएं हैं। जैसे एक वर्ड्सवर्थ नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े कवि थे ये इंग्लिश लिटरेचर के। तो वो कह रहे हैं कि काव्य शांति के समय किए गए स्मरणों का प्रबल मनोवेग का प्रवाह है। काव्य शांति के समय किए गए स्मरणों का प्रबल मनोवेग का प्रवाह है। यानी कि हम जब व्यक्ति कोई बैठता है, आराम सोचता है, वो तो उसके मन में जो विचार आता है, जो प्रवाह आता है, वही कविता है। वो ये कहना है वर्ड्सवर्थ की। और एक और हैं शैले, वो कहते हैं कि कविता कल्पना की अभिव्यक्ति है। यानी कहते हैं कि कविता जो है कल्पना, यानी हमारी जो कल्पना है उसको हम अभिव्यक्त करते हैं, वही कविता है वो। और अब एक हम जैसे हम लोगों ने उस दिन भी बात किया था कि गद्य और पद्य में क्या अंतर। हमने बताया था कि एक जो हमारी पद्य है वो सृजन करता है, और गद्य है वो करता है हमारा निर्माण करता है। यानी एक हृदय की वस्तु है और दूसरी मस्तिष्क की। यानी कि पद्य में भावों एवं संवेदनाओं की अनुभूति होती है। जो हम पद्य होता है उसमें भाव होता है, संवेदना होता है, आप सोचते हैं, सृजन करते हैं, उसकी अनुभूति होती है। और गद्य में तर्कों का सहारा लिया जाता है, इसमें हम तर्क की बात करते हैं। वो इसीलिए कहा जाता है कि एक हृदय की वस्तु है और दूसरी मस्तिष्क की। यानी पद्य क्या हो गया, हृदय की वस्तु हो गई। इसमें हम भावों और संवेदनाओं की बात करते हैं, भाव और संवेदना हृदय से निकलते हैं। और तर्क क्या हो गया, वो मस्तिष्क के विषय हो गए। यानी तर्क लेते हैं, तर्क करते हैं तो मस्तिष्क से ही करते हैं वो। तो ये था कि गद्य और पद्य में और कविता क्या है वो। अब हम बात इसमें करते हैं कि इसका पद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है।
तो अगर हम उद्देश्य की बात करें तो आप कह सकते हैं कि पहला उद्देश्य आप देख सकते हैं कि विद्यार्थियों में कल्पना एवं मानसिक शक्ति का विकास करना, यानी कि सृजन की ये बात कर रहे हैं। पद्य क्या होता है, सृजन करता है। तो पहला उद्देश्य आप देख सकते हैं कि विद्यार्थियों में कल्पना एवं मानसिक शक्ति का विकास करना। दूसरा उद्देश्य आप लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों में प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। तीसरा आप लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों में पद्य को उचित लय, गति एवं समुचित भावानुसार पढ़ने की क्षमता विकसित करना। क्योंकि आप जानते हैं कि पद्य को हम लय के में पढ़ते हैं, वो चाहे दोहा हो चाहे चौपाई, आप देखते हैं हर एक लय होता है वो। तो वही कह रहे हैं कि उचित लय में पढ़ने की क्षमता विकसित करना। और क्या इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य हो सकता है कि पद्य को सुनकर उसमें निहित अर्थ एवं भावों को ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, यानी कि हम उसको भाव को कैसे हम ग्रहण करें। और क्या हो सकता है कि छात्रों में सृजनात्मक क्षमता की वृद्धि करना। और क्या उद्देश्य हो सकता है? तो आप कह सकते हैं कि कविता में रुचि उत्पन्न कराकर विद्यार्थियों को काव्य रचना के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि उसमें अगर रुचि उत्पन्न होगा तभी वो हम कविता लिख सकते हैं, वो लिखने के लिए प्रोत्साहित करना वो। और क्या इसमें हो सकता है कि आप लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों में कविता की विभिन्न, कविता या पद्य, बात वही कर लीजिए, मैं बहुत डिफरेंस नहीं कर रहा हूँ। तो आप पद्य और कविता दोनों, पद्य ही लिख सकते हैं अगर आपका सिलेबस में है तो आप कह सकते हैं कि विद्यार्थियों में पद्य की विभिन्न शैलियों का परिचय कराकर उनमें विभिन्न शैलियों को विकसित करना। विभिन्न शैलियों का परिचय मतलब शैली, कविता में भी विभिन्न शैलियाँ होती हैं। जैसे भाई दोहा लिखने का तरीका अलग होता है, चौपाई अलग लिखते हैं, छंद अलग लिखते हैं। तो वो कह रहा है कि विभिन्न शैलियों का परिचय कराना वो। और क्या इसका उद्देश्य हो सकता है? तो आप लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों में काव्यगत भाव, ताल एवं लय से परिचित कराना, कि क्या है इसमें, क्या भाव हैं, क्या इसका लय है, उससे परिचित कराना। और आप लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों में पद्य में आए अलंकार रस का पूर्ण रसास्वादन करने की क्षमता विकसित करना, यानी कि जो उसमें रस हैं, जो उसका अलंकार आया है उसको भी उसका रसास्वादन कर सके। रसास्वादन मतलब कि उसकी आनंद प्राप्त कर सके। तो ये कुछ इसके उद्देश्य हैं वो। बेसिकली गद्य और पद्य शिक्षण के उद्देश्य में थोड़ा सा अंतर है वो। पद्य शिक्षण, पद्य के कहा जाता है कि पद्य जो है उपभोग की वस्तु है, ज्ञानवर्धन की नहीं। यानी कि हम कविता जो आप सुने होंगे, वीर रस की कविता होगी या शांत रस की या शोक रस की, तो जब हम सुनते हैं, सुनने से ही हमें उत्साह आता है, हमें उपभोग करते हैं उसका, वो हमें बहुत ज़्यादा हम उसका अर्थ समझने की ज़रूरत नहीं है वो। इसलिए कहा जाता है कि जो पद्य है उपभोग की वस्तु है, ज्ञान वर्धन की नहीं। अतः कई लोग कहते भी हैं वो कि पद्य पढ़ाते समय अत्यधिक व्याख्या, शब्दार्थ, व्याकरण आदि का स्पष्टीकरण करने की विशेष चिंता नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप पद्य पढ़ाइए तो उसको लय में, उसको सुर में पढ़ाइए, स्वर में पढ़ाइए वो, ताकि बच्चों को रसानुभूति हो सके। कविता पढ़ाने का या पद्य पढ़ाने का एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होता है कि विद्यार्थियों में रसास्वादन, यानी कि जो वीर रस की अगर कविता है तो वीर रस का उसको स्वाद हो, उसको पता चले। अगर भक्ति रस की है तो भक्ति रस का पता चले वो। तो ये कह रहा है कि ये कविता का मेन उद्देश्य है। तो हमने कई सारे उद्देश्य लिखवाएं और मैं आपको भेज भी दूंगा, लेकिन आपको मुख्य समझने वाली ये चीज़ है कि कविता का एक जो मुख्य पर्पज़ यही होता है कि बहुत ज़्यादा व्याख्या और विश्लेषण और शब्दार्थ बताने की ज़रूरत नहीं है वो। आप कवि सम्मेलन सुने होंगे कभी, उसमें क्या होता है, कवि एक लय में पढ़ता है वो,
एक लय से अपना वीर रस में पढ़ता है तो पूरा जोश आ जाता है। वो जब वो भक्ति रस की कविता होती है, आपने अगर रामायण वगैरह देखते होंगे तो रविंद्र जैन जब वो दोहर चौपाई बढ़ते हैं भक्ति रस की, तो वो लोगों की आंखों में आंसू आ जाती है। वो तो बहुत ज़्यादा वो हम व्याख्या पे नहीं जाते हैं उसके, उसमें क्या होता है कि हम उसके भाव पे जाते हैं, उसके रस पे प्राप्त करते हैं। तो वही मेन उद्देश्य है कविता का। वो कि कविता का यही मेन उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में विद्यार्थियों में रसास्वादन दिया जा सके। इसीलिए जब भी कविता या गद्य पद्य पढ़ाते हैं तो हमेशा उसको लय में, सुर और लय में पढ़ाना चाहिए। जब आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको ये पढ़ाना होगा। तो ये कुछ इसके उद्देश्य है। जैसे एक मैं अभी पढ़ रहा हूँ कि एक सुप्रसिद्ध अंग्रेजी कवि टी.एस. इलियट के अनुसार तो कविता को बिना अच्छी तरह समझे हुए भी उसका आनंद लिया जा सकता है। सुनते भी होंगे आप, कई सारे गाने भी सुनते होंगे, कई सारे इस तरह के हैं जो आप समझते नहीं है लेकिन आपको अच्छा लगता है वो। तो इसीलिए कहा जाता है कि कविता को पढ़ाते समय सबसे पहले चाहिए शिक्षक को कि उसको उस लय में पढ़ाए, उस सुर में पढ़ाए, उस स्वर में पढ़ाए, उस भाव में पढ़ाएं। वो ज़रूरी है। उसके बाद से भले आप उसके शब्दार्थ करें, व्याख्या करें, वो बात की बातें हैं, लेकिन पहले आपको उस लय में, स्वर में आपको पढ़ाना चाहिए ताकि उसको रसानुभूति हो सके। तो ये हमने बात कर लिया है कविता पद्य शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं वो। तो दो चीज़ हो गया, आप तो एक पद्य पता होना चाहिए कि पद्य कहते किसे हैं, पद्य और गद्य में अंतर क्या है। कविता और पद्य में एक सूक्ष्म अंतर है, वो भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और फिर हो गया कि पद्य शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं वो। अब हम आते हैं इसके अगले भाग पे कि पद्य शिक्षण की क्या उपयोगिता है, क्यों पढ़ाते हैं हम पद्य शिक्षण। तो आप अगर परिभाषा देखें, आप अगर इसके उद्देश्य देखें तो उससे आप उसकी उपयोगिता बता सकते हैं। उद्देश्य में बिल्कुल स्पष्ट चीज़ें से क्या हुआ है कि क्या क्यों पढ़ाया जाता है, उस उद्देश्य से आप इसके उपयोगिता बता सकते हैं। तो क्या उपयोगिता है उसकी अब हम चर्चा करते हैं। तो पद्य शिक्षण की उपयोगिता में हम कह सकते हैं कि पहली उपयोगिता आप ये देख सकते हैं कि विद्यार्थियों में भावों को ग्रहण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। यानी किस भाव से पद्य कहा गया है, कविता कही जा रही है, उसको ग्रहण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। और क्या उपयोगी होगा, दूसरा उपयोगिता आप यह बता सकते हैं कि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास हो जाता है। यानी कि हम जानते हैं कि पद्य क्या है, सृजन है, सृजन करता है, यह हृदय की वस्तु है ये। तो वो हो गया कि सृजनात्मकता का विकास हो जाता है वो। और क्या हो जाता है इसका कि विद्यार्थियों के मानसिक शक्ति का विकास हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि पद्य में कल्पना ज़्यादा होता है, कल्पना बच्चे करते हैं, तो इसलिए मानसिक शक्ति का विकास हो जाता है। और क्या हो जाता है, और आप लिख सकते हैं कि पद्य द्वारा आनंदाभूति, यानी कि आनंद की अनुभूति, तो उसी को आनंदाभूति कहते हैं। तो पद्य द्वारा आनंदाभूति होती है वो, यानी कि हमें आनंद लेना है। हमें जब सुनते हैं कोई भी हम कविता सुनते हैं या कोई भी गाना सुनते हैं तो हमें क्या लगता है, हमें अच्छा लगता है वो। तो वही कह रहा है कि आनंदाभूति का विकास हो जाता है। और क्या इसका क्या फ़ायदा है वो कि इसका फ़ायदा में आप ये लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों को अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने में सहायता मिलता है। यानी कि जब हम जो कल्पना करते हैं, जो हम सृजन करते हैं, उसको अपने भावों में उसको व्यक्त करते हैं, तो वो इसकी एक उपयोगिता ये हो गई। और उपयोगिता आप बता सकते हैं कि पद्य के द्वारा ही विद्यार्थियों में अलंकार रस एवं छंद का बोध होता है। क्योंकि अलंकार रस छंद आपको गद्य में नहीं मिलेंगे, वो सब चीज़ें जो हैं आपको पद्य में ही मिलेगा वो, तो वो उसका हमें बोध होता है। और आप लिख सकते हैं कि पद्य के द्वारा ही विद्यार्थियों में ताल एवं लय से परिचित होते हैं वो।
इसकी उपयोगिता ये है कि अब ताल और लय नहीं जानेंगे। अगर हम केवल गद्य ही पढ़ते रहेंगे तो हमें क्या ताल है, क्या लय है, किस सुर में गाना चाहिए, बी रस की कविता हो तो उसको कैसे करना चाहिए, किस ओज से, किस उत्साह से करना चाहिए वो, तो उसको आप इसके द्वारा ही कर सकते हैं, पद्य के द्वारा। और इसकी उपयोगिता आप लिख सकते हैं कि पद्य के द्वारा विद्यार्थियों में आरोह अवरोह के द्वारा पढ़ने का बोध हो जाता है या ज्ञान हो जाता है। आरोह अवरोह हमने कल भी चर्चा किया था कि आरोह अवरोह क्या है, यानी कि कहीं पे कम बल देते हैं, कहीं पे ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलते हैं और कहीं पे धीमी आवाज़ में बोलते हैं, तो वो कहते हैं आरोह अवरोह। और क्या इसकी उपयोगिता हो जाती है कि विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। नैतिक मूल्यों का कैसे विकास होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कविता या पद्य क्या करता है, एक सृजन करता है, एक कल्पना बनाता है वो। तो जब हम सृजन कोई चीज़ करते हैं, सृजन यानी कि आपकी मौलिकता आपके खुद की होती है वो, तो जब हम सृजन करते हैं तो आपके अपने नैतिक मूल्यों का भी विकास हो जाता है। तो वही कह रहा है कि नैतिक मूल्यों का विकास हो जाता है। और इसका महत्व व उपयोगिता में आप लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण होता है। इससे बच्चों में आदर्श चरित्र विकसित होता है, उपयोगी होता है वो। तो ये कुछ उपयोगिताएं हैं जो मैंने आप लोगों को बताया, और मेरे पास जो हैं उसको आप भेज भी दूंगा। लेकिन जो मैंने आपको उद्देश्य बताया, तो आप देखेंगे कि जैसे या गद्य को हो या पद्य का हो, मैंने कल पद्य का भी उद्देश्य बताया था, तो जो उद्देश्य हैं उससे भी आप उपयोगिता निकाल कर लिख सकते हैं। यानी कि उद्देश्य क्या है, कविता का मुख्य उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों में भाव को या रस आनंद प्राप्त करने का आनंद प्राप्त कर सके वो, तो उसी की आप उपयोगिता बता सकते हैं कि इसकी क्या उपयोगिता है कि बच्चों में आनंद की प्राप्ति होती है। आप उसमें लिख रहे हैं कि बच्चों को काव्य सौंदर्य परखने की क्षमता का विकास होता है वो, तो उसी का आप उपयोगिता में भी लिख सकते हैं वो, कि इसकी क्या उपयोगिता है कि बच्चों को काव्य सौंदर्य समझने में सहायता मिलता है वो। तो ये जितने उद्देश्य लिखे हैं उसको भी आप इसकी उपयोगिता में भी बता सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को उद्देश्य भी बताया, कुछ उपयोगिता भी बताया, आप दोनों को मिक्स करके भी आप लिख सकते हैं। तो 3.3 का ये भी आपका 3.3 था शायद, हाँ 3.3, हाँ 3.3 का ही था कि माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में पद्य के समावेशन की उपयोगिता। तो पद्य क्या है, उसका क्या उद्देश्य है और इसके समावेशन की क्या उपयोगिता है, इसको आपको पता होना चाहिए। तो 3.3 का इतना ही रहने दें कि बाकी पद्य शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं उसकी हम चर्चा कल करेंगे वो। तो आज 3.3 में केवल इतना ही समझिए कि पद्य क्या है, पद्य और गद्य में अंतर आपको पता है, पद्य और कविता में भी थोड़े से अंतर आपको पता होना चाहिए, क्या है वो, क्या इसकी परिभाषा है, लिख लीजिए किसे कहते हैं वो, और इसकी क्या उपयोगिता है, हम क्यों इसको विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है, ये है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर कल करेंगे। ओके, थैंक यू।